दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री पता है क्या है? ये दुनिया खुद। इंसान इस कायनात में दसियों लाख सालों से घूम रहा है, इसे देख रहा है, जान रहा है, लेकिन अब तक कुदरत ने उसे ये नहीं बताया है कि ये कायनात कैसे चल रही है, इसका क्या उसूल है, वो कौन है जो लाखों सालों से इस दुनिया को बिना नागा अपने महवर पर, अपनी धुरी पर घुमाकर दिन को रात कर रहा है। इंसान कायनात के पर्दे के उस तरफ देख ही नहीं पाया अब तक, क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि यह पर्दा है कहां तक। हजारों राज हमारी सभ्यताओं की बिखरी हुई ईंटों में दफन है। ऐसी ऐसी कमाल की भाषाएं, विद्याएं वक्त की धूल में दब गई हैं। अब आप सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट कोई देख लें, वो आज तक डिकोड ही नहीं हो पाई है। वो लोग दीवारों पर क्या लिख कर गए हैं उसे आज भी समझने की कोशिश की जा रही है, पर अब तक उन्हें डिकोड नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने इतिहास के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि इस दुनिया में हमारे आने से पहले क्या हुआ, कौन कौन सी विद्याएं थी, कैसे कैसे लोग थे और वो क्या क्या जानते थे। और इस बात का मेरा यकीन जो है और पुख्ता हुआ इस बात पर जब मैं उन दो लोगों से मिला। वो दो जिनसे मिलकर मैंने जाना कि इस दुनिया में जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम देख नहीं पाते। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है किराए का घर। शुरू करते हैं। 3 महीने पहले मैंने उन्हें अपना 2 कमरों का फ्लैट किराए पर दिया था, जो ठीक उस फ्लैट के ऊपर था जिसमें मैं रहता था। उन दोनों में से एक तो 25-27 साल का लड़का था और दूसरी उसकी माँ थी। दोनों को हिंदी नहीं आती थी, जाहिर अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती होगी क्योंकि वो उनका परिवेश वैसा था। वो बंगाल के झारग्राम जिले के एक ऐसे गांव से आए थे जहां कबीलाई लोग रहते हैं। उनकी वेशभूषा भी अलग थी और जबान भी अलग थी। जेवर के तौर पर वो अपने गले में कुछ रंगीन पत्थर से पहनते थे। लड़के का नाम था होरो और जो ब्रोकर उन्हें मेरे पास लेकर आया था उसे हम कुकरेती कहते थे। कुकरेती ने कहा था कि ये बेचारे बहुत परेशान लोग हैं, माँ बेटे। 2.5 महीने पहले इस लड़के के पिता की मौत हो गई। इसके पिता बर्फ के कारखाने में काम करते थे पास में, लेकिन काम करते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। तो अब कमाने वाला कोई है नहीं। इन लोगों ने एक छोटी सी दुकान खोली है पास में जूस वगैरह की, फ्रूट जूस की। तो आप इन्हें अपना मकान दे देंगे तो बड़े खुश होंगे, बहुत दुआ देंगे। और ये लोग पैसे भी मार्केट रेट से ज़्यादा दे रहे हैं, जो भी रेंट चल रहा है मार्केट में उससे ज़्यादा ये देंगे। अब जाहिर है उन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह तो था नहीं, तो पुलिस वेरिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। पर पता नहीं, या तो मुझे उन पर तरस ज़्यादा आ गया या फिर शायद ज़्यादा पैसों का लालच था। मैंने उन दोनों को देखा और मुझे बहुत मजलूम से लगे। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप लोग घर ले लीजिए। वो दोनों बड़े खुश हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर शुक्रिया का इशारा किया। तो मैंने भी कहा कि भाई देखिए, बाकी सब तो ठीक है, पर घर का रेंट जो है वो 1 तारीख को आ जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए। उन्होंने इशारे में हाँ में सर हिलाया। अगले दिन टेम्पो में लदकर उनका पूरा सामान जो था वो घर आ गया और उस सामान में कुछ गठरियाँ थीं। पता नहीं उन गठरियों में क्या था। कुछ डिब्बे थे जिनमें शायद रसोई वाला सामान होगा, रज़ाई, गद्दे, फोल्डिंग पलंग। और एक चीज़ पर मेरी ख़ास तौर पर नज़र गई, उनके पास एक डीप फ्रीज़र था, एक बड़ा सा डीप फ्रीज़र। जाहिर है वो फ्रूट का कारोबार करते थे तो उसमें रखने के लिए होगा। तो मैंने बहरहाल पहले ही दिन सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया और कहा कि भाई देखो, ये सामान ऊपर आ रहा है, इनको बता दो कि लिफ्ट सिर्फ आने जाने के लिए है, सामान जीने से आएगा। मैंने ये सोचकर कहा कि कह देता हूँ थोड़ी सख्ती से, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रोज़ अपना जो शॉप का सामान है वो लिफ्ट से ही ले जाएं, शोर मचाएं, धमाचौकड़ी करें। लेकिन साहब, मेरा जो अंदाज़ा था वो कुछ हफ्तों के बाद पूरी तरह से गलत साबित हुआ। होरो और उसकी माँ जो थी वो दोनों बहुत ही खामोश मिजाज, अपने काम से काम रखने वाले। ना उनसे कोई मिलने जुलने आता था, ना ये लोग दुकान के अलावा कहीं आते जाते थे।
मैंने घर से निकलते हुए उसको कभी कभार देखा था, लेकिन होरो की माँ को तो कभी भी नहीं देखा। वो कभी दिखाई भी नहीं देती थी। हाँ, एक आध बार मैंने लिफ्ट में उसको देखा, किसी काम से शायद नीचे जा रही, तो थोड़ा कतरा के निकल गई। दोनों ही ठीक ठाक थे। पर एक चीज मैंने गौर की थी, थोड़ी अजीब बात थी। वो ये थी कि अक्सर शाम के वक्त उनके घर से एक अजीब सी महक उठती थी, एक तीखी सी गंध। वो जैसे मीट पका रहे हों या पता नहीं, पर वो कुछ मतलब मीट की खुशबू तो फिर भी उसमें मसालों की खुशबू होती है। वो एक अजीब सी महक थी। वो कुछ देर रहती थी और फिर गायब हो जाती थी। मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया कि भाई चलिए, कबीलाई लोग हैं, अपना कुछ खाते पीते होंगे, हमें क्या लेना देना है किसी के खाने से। पर इस पूरी घटना में जो पहली बार मुझे कुछ अजीब लगा, जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया, वो एक दिन था कि जब इंदौर के दिनों में, कॉलेज दिनों में, हमारे एक दोस्त थे जो अब हैदराबाद में रहते हैं। उनके बेटे की शादी में मुझे हैदराबाद जाना था, तो मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हैदराबाद के लिए। मैं करीब रात में तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त रहा होगा। मैं उठा, वाइफ किचन में कुछ बना रही थी, नाश्ता वगैरह। मैं स्टोर रूम दाखिल हुआ, जहाँ से मुझे एक छोटा सा बैग चाहिए था, एक हैंड बैग चाहिए था रास्ते के लिए। अच्छा, हमारे जो बिल्डिंग के जो स्टोर रूम्स हैं, उनकी जो खिड़कियाँ हैं वो एक शाफ्ट की तरफ खुलती हैं। वो एक बिल्डिंग्स में एक खाली जगह होती है जहाँ से हवा आने जाने के लिए बनाया जाता है। वो शाफ्ट से सारी खिड़कियाँ जुड़ी हुई थी। तो मैंने जब मैं स्टोर रूम से जब मैं बैग निकाल रहा था कि तभी मैंने महसूस किया कि कोई अजीब सी आवाज आ रही है। मैंने खिड़की के पास गया मैं, क्योंकि खिड़की के जरिए आवाज एक दूसरे तक आती है शाफ्ट के थ्रू। तो मैंने खिड़की को थोड़ा खोला और अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की से आ रही थी, यानी होरो के कमरे से। वो आवाज बड़ी अजीब थी, ऐसी अजीब सी कोई घों घों की आवाज, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो किसी का। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। एक डरावनी सी आवाज थी, जैसे कोई फांसी पर लटकते वक्त फंसे हुए गले से चीख रहा। आवाज सिर्फ होरो की नहीं थी, पीछे पीछे उसकी माँ की आवाज भी थी। पता नहीं कौन सी भाषा में वो कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ा रही थी। मेरा जिस्म पूरा पसीने से भीगने लगा। मैं हड़बड़ाया हुआ वहां से निकला और मैंने डरते डरते तय किया कि मैं देखूं कि वो ऊपर क्या चल रहा है। कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई। मैं फुर्ती से अपने घर से निकला और मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ गया। मैंने जल्दी जल्दी में लिफ्ट भी नहीं ली, सीढ़ियाँ छोड़ छोड़ कर मैं चढ़ता हुआ तेजी से पहुंचा और कुछ ही मिनटों में मैं उनके फ्लैट के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, तभी अंदर एक खामोशी हो गई अचानक से। जो आवाज जो आ रही थी वो बिल्कुल खामोश। मैंने दरवाजे पे कान लगाया तो दस्तक के साथ ही अंदर कुछ हड़बड़ी सी मची। जल्दी जल्दी सामान जैसे इधर से उधर किया जा रहा हो। एक भारी सा कोई चीज थी जो अचानक हड़बड़ी में खींची जा रही थी। इस आवाज से मुझे लगा कि कोई चीज खींची जा रही है। हड़बड़ी में कोई चीज खिसकाई गई थी। ये सब कुछ रात को 2:30-3 बजे के आसपास हो रहा है। मैंने और तेज दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को अचानक कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा अचानक खुला। सामने उलझे हुए बालों के साथ होरो खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का गेरुआ रंग लगा हुआ था, जो हड़बड़ी में मुझे कुछ ऐसा भी लगा था कि मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी चेहरे में कहीं कहीं वो रंग रह गया था। क्या हो रहा है यहां पर? मैंने कहा तो उसने कहकर अपनी किसी भाषा में कुछ कहा जो मैं नहीं समझ पाया कि उसने क्या कहा। लहजे से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद कह रहा था कि कुछ भी तो नहीं। मेरी नजर पीछे की तरफ गई कमरे में। मैंने देखा कि ड्राइंग रूम के फर्श पर बीचों बीच कुछ सिंदूर जैसी चीज से एक घेरा बना हुआ था। उसके चारों तरफ बराबर से घेरे में ऐसे कुछ
नोक सी निकली हुई थी। एक अजीब सा वो डिजाइन था और उसके किनारों पर एक आर्क बनी हुई थी। वो जो बीच वाला गोला था उसमें इतनी जगह थी कि बीच में एक आदमी लेट सकता था। किनारे कुछ पिघली हुई मोमबत्तियों का मोम दिखाई दे रहा था। एक स्टूल पर किसी ट्राइबल भाषा में कुछ किताबें रखी हुई थीं। उनमें से कुछ किताबें लाल कपड़े में लिपटी थी। मैंने गौर से देखा तो सिंदूर से जो जमीन पे लकीरें बनी हुई थी, वो लकीरें कहीं कहीं से मिटी हुई थी, जैसे किसी चीज को हड़बड़ी में खींचा गया और खींचने पर वो लकीरें मिट गई हो थोड़े थोड़े। पूरे कमरे में एक अजीब सी महक उठ रही थी, जैसे जैसे गोश्त सड़ने की महक होती है। मैं उस पर चीखना चाहता था, पर सच कहूं तो मैं खुद डर से कांप रहा था। मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि उस वक्त घर में वो दोनों अकेले नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में और लोग भी हैं। वो कहां है मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन घबराहट इतनी थी कि कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे। दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को हटाकर उसकी मां मेरी तरफ झांकते हुए देख रही थी। उसकी दो लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बिना कुछ कहे वहां से हटा और सीधे अपने कमरे में आ गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इन लोगों को घर से निकाल दूंगा। सुबह होते ही जैसे ही मैं हैदराबाद पहुंचा, मैंने सबसे पहले ब्रोकर को फोन किया, कुकरेती को। मैंने कहा, हेलो कुकरेती। उसने कहा, जी साहब। मैंने कहा, ये जो लोग तुम लेकर आए थे, ये कौन लोग हैं? इनके बारे में कोई जानकारी है तुम्हारे पास? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? उसने पूछा। अरे प्रॉब्लम होने का वेट करूंगा क्या? अरे यार, ना तो इनकी हिस्ट्री पता है, ना इनकी ज्योग्राफी पता है, पता नहीं क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। अरे सर देखिए, अब हमने तो पहले ही आपको बताया हुआ था। उसने कहा कि भाई देखिए, कागज पत्तर तो इनके पास कुछ है नहीं। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आप ही कि भाई इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो वेरिफिकेशन तो हो नहीं पाएगी। फिर आपने ओके किया, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें इनके बारे में क्या पता है? तुम इनको कैसे जानते हो? सर देखिए, पता तो मुझे भी कुछ खास नहीं है। बस ये मालूम है कि इनका बाप जो था वो कुछ साल पहले अपने वही झारग्राम वाले गांव से यहाँ आया था। एक बर्फ के कारखाने में उसको काम मिल गया था। तो वो फैक्ट्री में बर्फ की जो सिल्लियाँ होती हैं, जो गहरी बनी होती हैं सांचे, उनमें बर्फ जमती है। तो जब उन्हें निकाला जाता है तो ये उसमें बुरादा लगाता था ताकि वो जल्दी ना पिघलें जब तक उन्हें ले जाते हैं दुकानों वगैरह पे। ऐसे ही कुछ उसका काम था। तो वो काम कर रहा था, पर एक दिन फैक्ट्री में कुछ हादसा हो गया और वो आदमी जो था वो एक बर्फ के सांचे में गिर गया। बड़ा सा सांचा था, किसी को पता भी नहीं चला कि वो बर्फ के सांचे में चला गया है। बर्फ जम गई। अगले दिन जब देखा गया तो वो बर्फ की सिल्ली के अंदर जमा हुआ था। जाहिर है उसकी मौत हो चुकी थी। बहुत दर्दनाक मौत थी उसकी। मौत से कुछ वक्त पहले ही, शायद हफ्ता या महीना भर पहले, वो इन दोनों को उसने अपने गांव से बुलाया था कि यहाँ आ जाओ। अब ये लोग भी यहाँ आ गए, पर अब तो बुलाने वाला ही दुनिया में नहीं रहा। तो ये लोग अब कुछ काम वाम करते हैं वहाँ पर। जो मैंने बताया था कि जूस वूस की दुकान उन्होंने खोली है, तो इनको रहने के लिए घर चाहिए, तो मैं आपके पास ले आया। मैंने कहा, भाई देखो, वो कुछ भी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है, पर मुझे ये घर जो है 2 हफ्ते में खाली चाहिए। वो बेचारा पूछता रह गया कि क्या बात है, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे ये भी डर था कि मैं अगर उसे बता दूंगा कि ये तंत्र वंत्र का मामला है या जो भी ये लोग कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत घट जाते हैं। अक्सर आपको नए किराएदार नहीं मिलते हैं क्योंकि लोग ऐसे घर में रहना नहीं चाहते। तो मैंने कोई बात उसको बताई नहीं। बस मैंने कहा कि मुझे ये लोग अपने घर से बाहर चाहिए 2 हफ्ते में। ब्रोकर ने कहा ठीक है। जो कुकरेती था उसने बात मान ली और कहा मैं बोल दूंगा। ब्रोकर ने शायद उन्हें अगले ही दिन कह भी दिया था कि भाई मकान खाली करना है। और ऐसा मैंने इसलिए महसूस किया क्योंकि वो लड़का जो होरो था, उसके चेहरे पर मैं एक गुस्सा महसूस करने लगा था। जब मैं दफ्तर से कभी घर में दाखिल हो रहा होता था तो देखता था कि वो घर से निकल रहा है। हम बिल्कुल बराबर से निकलते थे तो वो मुझे ऐसे देखता था जैसे खा जाएगा। वो अपनी कबीलाई जबान में कुछ बड़बड़ाता भी था और उसके गले में एक जो
लॉकेट था पत्थर जैसा, जो मैंने बताया था, पत्थर के हार जैसा, जिसे वो अपनी उंगली में ऐसे खेलता रहता था। जैसे अक्सर होता है ना, जब आप किसी को चिढ़ाने के लिए कोई जेस्चर करते हैं तो वो अपने गले में ऐसे हाथ चलाता था और बराबर से घूरता हुआ निकलता था। पर एक बात जो मैंने कुछ दिनों के बाद गौर की, वो ये कि इस लड़के के गले में जो पत्थर था उसके ऊपर बिल्कुल वही डिजाइन बना हुआ था जो उस दिन मैंने उसके घर के फर्श पर देखा था। वो एक बड़ा सा गोला, उसमें वो सितारे जैसी नोके और दोनों तरफ एक आर्क। वो गोला जो सिंदूर से बना हुआ था फर्श पर, वो निशान मेरे जहन पर अब तक ठहर गया था, बल्कि उस वक्त की एक एक बात मेरे जहन में थी। मुझे लगा कि अगर यही निशान इसके लॉकेट पर भी है और यही उसके फर्श पर भी था तो इसका कुछ तो मतलब होगा। तो एक शाम मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा और मैंने उस निशान के बारे में सर्च करना शुरू किया। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, पर इंटरनेट पर कोई खास तौर पर कोई इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। पर एक दिन शाम को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में एक आर्टिकल मिला। तो मैंने उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया और उसे पढ़कर जो मुझे पता चला वो जानकर मेरी रूह कांप गई। आर्टिकल के मुताबिक ये निशान 18वीं शताब्दी के एक आदिवासी समुदाय का निशान था जो समूरा नाम के भगवान को पूजते थे। ये माना जाता था कि इनके पूजने वाले अब इस दुनिया में नहीं बचे हैं, इनकी कोई जनरेशन बाकी नहीं है। पर यह भी लिखा था कि बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इनके ट्राइबल के लोग अभी भी जिंदा हैं। इनकी ट्राइब की एक फिलॉसफी थी, समूरा ट्राइब की, और वो ये थी कि ये मानते थे कि अपने भगवान को पूजने पर ये मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। तो क्या होरो और उसकी मां, मेरी सांस मेरे गले में अटकने लगी थी। मैं कुछ देर बाद उस फ्लैट के दरवाजे पर फिर से खड़ा था। मेरे हाथ में इस बार डुप्लीकेट चाबी भी थी और इत्तेफाक अच्छा था कि वो दोनों घर में नहीं थे। मैंने उस अंधेरे फ्लोर पर दरवाजे को की होल में डाला चाबी को और धक्का देकर दरवाजा खोला। एक अजीब सी महक थी जो पूरे घर में फैली हुई थी, मेरे नाक में भर गई। मैंने देखा कि फर्श पर वो जो एक निशान था वो अब तक बना हुआ था और उसके किनारे पिघली हुई मोमबत्तियां थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे बहुत सारे लोग हैं। कौन थे ये लोग जो दिखाई नहीं दे रहे थे? मैंने अचानक नजर उठाकर छत की तरफ देखा। मेरे होश उड़ गए। कमरे में छत पर एक साया घूम रहा था, जैसे काले धुएं का एक टुकड़ा हो जो कमरे के अंदर आ गया, और वो अजीब अजीब से आकार बदल रहा था। ये क्या था मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरे खून में चिंगारियां दौड़ रही थी। वो डरावनी आवाज निकाल रहा था। मैंने कांपते हुए जल्दी से लाइट जलाई। अब वहां कोई नहीं था। खूब अंधेरा, एक मुर्दा खामोशी थी वहां पर। फलों के सड़ने की बदबू थी या पता नहीं क्या था। पूरे घर में अजीब सी महक थी। मेरा जी बतला रहा था। मैं मुंह पर हाथ रखे हुए दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि जमीन पर 3 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि रहते तो 2 लोग थे। किनारे कुछ किताबें थीं, अगरबत्तियां रखी थीं, कुछ जंगली पौधे थे जिनमें से कुछ पत्ते आधे जले हुए थे, शायद किसी अनुष्ठान के लिए। रसोई से होते हुए मैं पीछे वाले कमरे में पहुंचा तो वहां पर मेरी नजर उस डीप फ्रीजर पर पड़ी। अंधेरा था वहां पर। मैं उसके पास से आगे गुजर गया, पर फिर अचानक मुझे लगा कि इसे खोल कर देखते हैं। मैंने उसे खोला। काश मैंने नहीं खोला होता। मैं आज तक रिग्रेट करता हूं, क्योंकि मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बहुत ही घिनौना जो मंजर था वो मेरी आंखों के सामने था। डीप फ्रीजर के अंदर एक लाश पड़ी थी,
एक अधेड़ आदमी की लाश। मैं हड़बड़ाकर फौरन पीछे हट गया। मैं गिर गया और तब जब मेरी छत पे नजर गई तो बहुत सारे बादल थे जो साए की तरह छत पर घूम रहे थे। मैं चीखने लगा, इतना तेज चीखा कि शायद पूरी बिल्डिंग में मेरी आवाज गूंज गई होगी। मैं डर के मारे रोने लगा। भागने के लिए किसी तरह मैं खड़ा हुआ कि उस सड़ चुकी लाश पर दोबारा मेरी नजर गई। उसकी खाल सिकुड़ गई थी, उसकी खाल में हल्का नीलापन आ गया था और अब मैं समझ गया था कि मौत के बाद होरो ने अपने पिता की लाश को इसी फ्रीजर में रखा था ताकि वो अपनी मान्यता के मुताबिक उसे दोबारा जिंदा कर सके। मैं भागने को हुआ कि तभी दूसरे कमरे से आहट हुई, शायद कोई दरवाजे पर था। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसकी मां की लाल आंखें मुझे इंतहाई गुस्से से देख रही हैं। होरो भी वहीं पर आ गया था। दोनों भयानक तरीके से दांत पीस रहे थे। अचानक होरो ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरा गला दबा रहा था अपने दोनों हाथों से और मैं चीख नहीं पा रहा था। तभी उसकी मां आई और उसने मेरा पैर पकड़ा और मेरे पैर का अंगूठा अपने दांतों में काटने लगी। मैं दर्द से चीख रहा था। मेरे पैर से खून टपक रहा था जो उसके चेहरे पर जा रहा था। मेरे होश खोने लगे थे। मैं बेहोश होने लगा था। आंखों के सामने एक अंधेरा छा रहा था कि तभी मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज जो सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। कुछ लोग हमारी आवाज सुनकर, बिल्डिंग के कुछ लोग अचानक उस फ्लैट तक आ गए थे। उस आवाज को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं बेहोश हो रहा था। वो आखिरी मोमेंट जब मैंने वो आवाज सुनी तब मुझ पर बेहोशी तारी हो रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। आंख खुली तो सुबह की हल्की रोशनी थी और मैं बिस्तर पर था। डॉक्टर मेरे बगल में खड़े थे और सिरहाने मेरी पत्नी बैठी थी जिसकी आंखों में आंसू थे। कुछ सोसाइटी के लोग भी थे जो मेरी तबीयत देखने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में रखकर उन दोनों माँ बेटे को अंधविश्वास फैलाने और दूसरी कुछ धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था। मेरा बयान अगले दिन लिया जाएगा। मैंने अपने जख्मी पैर पर नजर डाली। वहां पर दांत से काटने के निशान थे। अब भी तकलीफ हो रही थी। जो कुछ भी हुआ था वो इतना भयानक था कि मैं उसे पूरी जिंदगी याद रखने वाला था। मैंने जान लिया था कि इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ जानता है, पर अब भी बहुत कुछ है जो इंसान नहीं जानता। बहुत कुछ जो कायनात के पर्दे के उस तरफ है। वो पर्दा जो हमें नहीं पता कि कहां तक फैला है। इस कुदरत की गोद में क्या क्या छिपा है हमें नहीं पता। और एक सीख मुझे और मिली थी उस दिन कि ज्यादा पैसे की लालच में बिना जान पहचान के किसी को यूं ही नहीं दे देना है अपना किराए का मकान। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। एक हॉरर कहानी, थ्रिलर कहानी, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, अवेयरनेस की कहानी भी कह सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अपने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यूट्यूब पर। अगर आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पर या स्पॉटिफाई पर सुन रहे थे तो आप वहाँ पर हमें रेटिंग्स दीजिए और आप शो के टाइटल के नीचे जितने भी स्टार आपको अच्छे लगे आप दीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। शो के प्रोड्यूसर हैं माज। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।